हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है। और सबसे पहले तो मेरी वीडियो लेट हो गई है, उसकी वजह है कि टेक्निकल इशू आ रहे हैं। लगभग 4 दिन से मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी ये मैं थर्ड टाइम शूट कर रही हूँ और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये हमारी टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी दर्पण होम साइंस दर्पण फैमिली को, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे 500 प्लस मेंबर हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं फूड पॉइजनिंग से। आज का चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं। और ये टीजीटी से लेकर के और नेट तक सभी में यहाँ फूड पॉइजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। बस जो है वो लेवल जो है वो मॉडरेट होता चला जाता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम क्लास 10th की बुक कवर कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है कारण और उपचार। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फूड पॉइजनिंग पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक और उपयुक्त भोजन दिखाई देने वाला भोज्य पदार्थ कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देता है। और सामान्यतः ऐसा भोजन में कोई ना कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्रहण नहीं होता, मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं होता। और इसका मुख्य कारण होता है कि भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ हैं जो कि व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद उसका विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यही विषाक्त भोजन है जो स्वस्थ व्यक्ति को भोजन में विषाक्तता, फूड प्रॉब्लम पैदा करती है। अब इसके जो भोजन के कई कारणों से दूषित अथवा विषैला होता है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक ये सबसे पहले क्या है कि किसी जीव जंतु या पौधे में उपस्थित विष मिल जाना। सपोज कोई भी सब्जी है, उसको किसी जीव जंतु ने बाइट कर लिया है, तो वहां उसमें विष ऐड हो जाएगा। जैसे वनस्पति में अगर हम कुकुरमुत्ता, कुछ विषैली होती है, यहाँ बात हो रही कुकुरमुत्ता से रिलेटेड, आई होप आपको विजुअल होगा। तो कुकुरमुत्ता से रिलेटेड है कि जो मशरूम्स होते हैं, तो मशरूम्स जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जो है वो विषैले होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा समझ के देखकर अच्छे से खरीदना चाहिए। हालांकि अब इसकी फार्मिंग होने लगी है, क्योंकि लोगों में जब इसकी क्वालिटीज पता चली तो फार्मिंग होने लगी है, लेकिन उसमें पहचानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कि इनका थोड़ा सा भाग भी भोजन में मिल जाने पर उदरशूल, अत्यधिक प्यास, वमन और आपको लूज मोशन, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इनकी अधिक मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज की भी हमारे में मैं जो है मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी प्रकार से कोई विषैला तंतु जैसे लाइक छिपकली है, सांप है, ठीक है, तो वो अगर कोई बाइट ले ले तो अभी जो भोजन है वो विषैला हो सकता है। तो भोजन में ऊपर बतलाया गया सभी कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, ऊंचे उत्तान न होने पर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई विषैला पदार्थ भूल से, अच्छा जानबूझकर दे देना, वो तो एक एनिमी के तौर पर या कुछ भी बदला लेने के तौर पर अगर किसी को दे देते हैं तो, और या कुछ ऐसा होता है कि जानबूझकर कुछ लिख देते हैं, कुछ भूल कर भी चला जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा केयर से ना मिलने पर उसमें भी हमें घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। थर्ड है विषैली कवकों, हानिकारक जीवाणु का प्रभाव। कुछ कवक प्राय मीठे और शर्करयुक्त पदार्थों में अधिक शीघ्रता से पनपते हैं। जो कवक होते हैं ना, वो मीठे में ज्यादा तेजी से पनपते हैं, उनको वहां से अच्छे जो है मीठे में वो बहुत अच्छे से चारों तरफ फैल जाते हैं। जैसे अचार है, जैम है, जेली है, मुरब्बा है, इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि फफूंदी आराम से लग जाती है। ये फफूंदी कवक हैं, ये प्राय इन पदार्थों में एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं और मनुष्य के लिए हानिकारक है। कुछ कवक अचार और फलों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, कलर में चेंज आ जाता है। अगर आपके घर में भी जैम, जेली, मुरब्बा सभी के घर में होता है कुछ ना कुछ, अगर आप उसको थोड़ा सा, जब उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाए और उसकी केयर भी नहीं की जाए सही से, तो आपने देखा होगा चारों तरफ फफूंदी भी लग जाएगी, प्लस उसका रंग भी चेंज हो जाएगा और स्मेल में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आ जाता है खमीर, भी एक कवक है। खमीर क्या है, एक कवक है। ये भोजन को सुपाच्य बनाने में भी सहायक है और विटामिन बी का भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो जो इडली है, सांबर है, डोसा है, ये सब विटामिन बी ही इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो खमीर से इनको बनाया जाता है। जलेबी है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं
उसमें ये यीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ जीवाणु तो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस है, तो वो इम्पोर्टेंट है, और वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ जीवाणु स्वयं में विषैला प्रभाव डालते हैं, ऐसा विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाता है, और पाचन संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी या फिर स्किन रिलेशन इश्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ को बर्तन और धातु के क्रिया के फलस्वरूप जो विष उत्पन्न करते हैं, जैसे लाइक पीतल और कांसे में दही या खटाई रखने से विष उत्पन्न हो जाता है, और वही जो वॉमिटिंग है और आपका लूज मोशन या और भी पाचन संबंधी विकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विशेष रोगों के जीवाणुओं के पहुंच जाने पर। इसमें यह है कि यदि भोजन में कोई जीवाणु जो है दूषित जीवाणु प्रवेश कर गया है, जैसे मक्खियों के माध्यम से, मक्खी तो जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं इधर से उधर कोई भी रोग फैलाने में। ठीक है, और भोजन पकाते टाइम पूरी जो है सावधानी ना बरती गई हो, जैसे लाइक हाथ प्रॉपर ना धुले हों, या बनाते टाइम छींकते हैं खांसते समय, तो अगर कोई रोग जो है वो किसी जो है प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ जीवाणु अन्य कीटों के अंडे आदि बाजार में लाई हैं, है ना, अगर वो ज्यादा टाइम से रखे हुए हैं, या फिर सब्जियां प्राय अच्छे से जो है वो जो लाई गई उसमें बहुत ज्यादा गंदी है, उसे अच्छी प्रकार से नहीं धोया गया है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी ये चीजें। क्या, जैसे हैजा हो जाएगा, मियादी बुखार, अतिसार, पेचिश, इस तरह की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। कीटों द्वारा फैलने वाले रोग में जैसे टीनिया, वर्म, एस्केरेसिस, महीन धागे जैसे कीड़ा आदि हमें देखने को मिलते हैं, जो पेट को जो है पहुंचने पर बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं और रोगों को जन्म देते हैं। उसके बाद है उपाय। उपाय यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अस्पताल ले जाना चाहिए, अगर कुछ ऐसा खा लिया विषाक्त तो फौरन वॉमिटिंग करा देना चाहिए, शरीर में जल की कमी ना हो तो नमक और जो है उसको उसके लिए ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए, पूर्व जो है वो कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए, और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं कि सदैव ताजा शुद्ध भोजन लें, बासी सड़े गले साग सब्जियों से परहेज करें, मांसाहारी कम खाएं, दावत में अधिक ना जाएं, मतलब कम खाएं, और फलों को भली भांति धोकर पकाएं, पकाते समय छींकते खाने की जो है वो हमें सुरक्षा रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, और अगर टेस्ट में और अगर जो उसका गंध है उसमें जो उसमें स्मेल आ रही है, कोई उसका परिवर्तन हो गया तो उसको नहीं लेना है। दूध को कच्चा नहीं लेना है, उसको उबाल कर अच्छे से बॉईल कर ही यूज करना है। नेक्स्ट है संरक्षण। तो भोजन स्वयं भोजन सामग्री में उत्पन्न होने वाले कीटाणु और बाहर के माध्यम से होने वाले कीटाणु ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं खाद्य पदार्थों को दूषित होने के कारण। तो फूड पॉइजनिंग के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, भोजन सामग्री में पहुंचकर विष उत्पन्न कर देते हैं, ये कीटाणु भोजन को सड़ाकर दूषित जो है कर देते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं, जैसे फफूंदी है, वायरस है, ठीक, फफूंदी, वायरस, खमीर, जीवाणु के कारण नष्ट हो जाते हैं। भोज्य सामग्री को दूषित होने के आंतरिक कारण कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो भोज्य पदार्थों में शामिल हो जाने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। कुछ पौधे देखने में पालक मेथी की तरह होते हैं, बट वो होते नहीं है, और विषाक्त होने से भोज्य सामग्री में जो है वो शामिल हो जाते हैं और विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम जो बरहा कारण होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को दूषित करने वाले बरहा कारण क्या है, जो बाहरी तौर पर है। ठीक है, सबसे पहले फंजाई और मोल्ड के बारे में बात की गई है। ये भोजन में मिलकर भोजन के चारों तरफ एक बारीक जो है जाल बना देते हैं। आपने देखा भी होगा, अक्सर घर में ब्रेड रखी है, उसमें अगर टाइम उसका ओवर हो जाता है उसमें लग जाती है, पर रोटी है, ठीक है, इस तरह की चीजों में जल्दी लगती है। और जाल के हर सिरे पर छोटे प्योर स्पोर बने होते हैं जो वनस्पति वर्ग अणुजीव है। तो वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं, म्यूकर, पेनिसिलिन और एस्परजिलस। तो नमी व सीलन के कारण जो है वो फफूंदी उत्पन्न होती है, जैसे डबल रोटी, पापड़, अचार, जेली, फल सब्जियों को खराब कर देती है, जो भोजन जो फिर खाने योग्य नहीं रह जाता है। खटाई, नमक व मीठे का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एसिटिक अम्ल में इनकी वृद्धि नहीं हो पाती, और फफूंदी हानिकारक होती है परंतु फिर भी कुछ दवाइयों के लिए यूज की जाती है। वो एक केमिकल या केमिस्ट्री टर्म है, तो वो हमारे लिए नहीं है। जो मेडिसिन की जो नॉलेज रखते हैं, जहाँ मेडिसिन बनती है वो लोग उसका यूज करते हैं।
इसके बाद आ जाता है खमीर। ये बैक्टीरिया से बड़ा अंडाकार जीव है। ये वनस्पति अणु जीव का ही रूप है। खमीर की कोशिकाएं एक और पतली सी होकर कली सी बन जाती हैं। धीरे धीरे ये कली मुख्य कोशिका से पृथक हो जाती है और अन्य नई प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। ये बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। सामान्य तापमान की बहुत अधिक जो है वृद्धि होती है। खमीर युक्त भोजन स्वाद रहित हो जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है और खमीर अणु जीव चीनी के पतले घोल में अधिक बढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम पिज्जा डो या फिर कोई इस तरह का आटा लगाते हैं जिसमें हमें खमीर डालना है, तो आप इंस्टेंट खमीर को थोड़े लुकवार्म वाटर के में और चीनी के साथ यानी कि शुगर के साथ ही हम कर पाते हैं, तभी वो एक्टिव हो पाता है। आपने देखा होगा कि एक बाउल में जब आप ये सब चीजें लो तो 10 मिनट के लिए छोड़ने पर उसमें एक ऊपर बहुत सारे बबल से बन जाते हैं, तभी हम ऐड करते हैं। तो डबल रोटी, जलेबी, सिरका, तो ये सब जो है ये खमीर से ही बनेगा, इसके बिना ही तैयार भी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद वायरस है, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, जिनको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ये नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ में शीघ्रता से पनपते हैं। वायरस नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ को पहले ही से ही विद्यमान रहता है और वायरस द्वारा दूषित भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसके बाद आ जाते हैं हम बैक्टीरिया। जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग ढंग से प्रभाव डालते हैं। बैक्टीरिया वनस्पति जीवाणु है, ये भोजन के साथ मिलकर तीव्रता से पनपते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। इनके पनपने के लिए ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु बेस्ट है। तो ये तेजी से जो है बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं और ये भोजन में मिलकर अपनी वृद्धि के साथ पर एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं और मनुष्य के लिए जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है और आमाशय और आंतों को रोगग्रस्त बना देते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब बारिश का मौसम आता है, वर्षा का, तो कितनी ज्यादा डिसीजेस देखने को मिलती हैं कि कफ हो गया है, किसी को खांसी है या फिर डेंगू, मलेरिया, इस तरह की चीजें बहुत तेजी से जो है देखने को मिलते हैं। अब बैक्टीरिया के कार्य देख लेते हैं, तो कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। हानिकारक यहाँ मेंशन है कि विषैला भोज्य पदार्थ से उल्टी, दस्त, बेहोशी जैसी कंडीशन हो जाती है। ज्यादा सीवियर हो जाए तो डेथ कॉज भी उसका बन सकती हैं ये चीजें उसके लिए। और हानिकारक बैक्टीरिया दूध, अंडा, मांस आदि को खराब कर देते हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हानिकारक बैक्टीरिया शाक सब्जियों को दूषित बना देते हैं और खास करके सीलबंद जो हमारे पैक्ड फूड आते हैं, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली ही हमें यूज करना चाहिए। बिना खटाई वाले पदार्थ जैसे सेम, मक्का, मटर आदि में तीव्रता से वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया मृत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि गैसों के व यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वनस्पति उत्पादन में सहायता मिलती है। लाभदायक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, जैसे टेरामाइसिन जो कि हमने ऊपर बात करी थी अभी, क्लोरोमाइसिटीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब जो है मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं कि लाभदायक, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कूड़ा करकट को, जैसे पत्तियां हैं जल्दी जो ऐसे हैं जो जल्दी वेस्ट जो है हमारा जल्दी से खाद में बदलते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया दही जमाने में इंपॉर्टेंट है। और लाभदायक बैक्टीरिया अल्कोहल, चाय, सिरका, तंबाकू आदि के उत्पादन में हेल्प करता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक बनाता है जो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अक्सर जो लोग हमारे फार्मर टच से रिलेटेड जो नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता भी होगा कि कुछ फसल ऐसी होती है कि उनके बीच में इस तरह की फसल लगाई जाती है कि नाइट्रोजन युक्त जो फसल होती है, ताकि अगली फसल को और बेटर किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास जीवाणुओं के कारण। जीवाणुओं का कारण क्या है देख लेते हैं। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं: साल्मोनेला समूह, स्टेफिलोकोकई समूह, क्लास्ट्रीडियम बेसिलाई और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टर्म से क्वेश्चन उठ के पूछे गए हैं, आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। साल्मोनेला जो समूह है वो मनुष्य और पशु पक्षियों के आंतों में होने वाला रोग है। जो टाइफाइड है वो यही है, ठीक है। यहाँ तक कि ज्यादा सीवियर होने पर मृत्यु भी हो जाती है। और जो पशु अगर इससे ग्रस्त हैं वो उनका कंज्यूम कर ले अगर मनुष्य, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे जिनका मांस व दूध मनुष्य प्रयोग करते हैं और मक्खी के संवहन जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो भी विशेष योगदान देते हैं। ये जीवाणु पालतू कुत्तों में, बिल्लियों में, चूहे को भी, और जो उनका वेस्टेज है उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इस रोग से जी मिचलाना, वमन वगैरह ये चीजें हमें देखने को मिलती है। जीवाणु डायरिया और पैराटाइफाइड इत्यादि रोग फैलाता है। बचने के उपाय यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसको आप
पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद स्टेफिलोकोकई के बारे में देखते हैं, तो उदर में पीड़ा कर देता है, मिचली, वमन, दस्त, इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस रोग को पैदा करने वाला जीवाणु बहुधा वायु में रहता है और मनुष्य के फोड़ों, फिंसी, नाक, गले आदि में पाया जाता है। ये जीवाणु उस मनुष्य को जो भोजन तैयार करता है, नाक, गले व छींकने से भोजन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये जीवाणु अर्ध ठोस वाले भोजन में से अधिक उपद्रव करता है, जो अर्ध ठोस है। क्रीम, पेस्ट्री, मछली, मांस, बहुत बार इस प्रकार के भोजन विषाक्त तभी होते हैं जब भोजन पकाने के बाद कई घंटों उसे गर्म रहने दिया जाए, मतलब उसको टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, उसे ठंड में ना रखा जाए। तो बचने के उपाय भी इन्होंने यही बताए हैं कि उसे पका करके हमें फ्रिज कर देना चाहिए। क्लास्ट्रीडियम बैसिली के बारे में, ये खाना खाने के 10 से 15 घंटे पश्चात इसमें लूज मोशन आ जाते हैं, पेट में पीड़ा होती है। बासी मांस खाना इसका जो है मुख्य कारण दिखाया गया है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मांस रोगी जानवर का हो, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मांस के तीव्र ताप पर कुछ समय के लिए फिश पकाना चाहिए, ये बताया गया है हमें बचाव में। ठीक है, अब क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये डब्बे बंद जो सील बंद भोजन होता है उसमें होता है, और जीवाणु आसानी से नष्ट भी नहीं होते हैं, और जिसमें बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। जिस भोजन में खटाई नहीं होती, जैसे सेम है, मक्का है, मटर है, उसमें तेजी से पनपते हैं, दूषित कर देते हैं और सूंघने या देखने में ठीक लगते हैं, बट ये ठीक नहीं होते हैं। ये जीवाणु भोजन करने में वमन, मितली, सिर में पीड़ा, चक्कर आने की जैसी सिम्टम्स दिखाता है। कभी कभी लकवा भी यानी कि पैरालिसिस भी मार देता है। हृदय और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, मृत्यु निश्चित है। अच्छा, लकवा ना एक दाल है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिलावट के तौर पे जो अरहर की दाल है उसकी जैसी होती है, और उसको ऐड कर देते हैं मिलावटखोर जो है वो इस तरह से, तो उससे भी पैरालिसिस होता है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका आंसर वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो आप जरूर बताइएगा। इसके बचाव है जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ना मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले, मैं वहां पर पीडीएफ अपलोड करती हूँ। अभी थोड़ा देरी हुआ है, मैंने आपको बताया कि तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे इस वजह से, तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ हैं और शीघ्र ना नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अब ये दो हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि, तो शीघ्र नष्ट होने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं और शीघ्र ना नष्ट होने वाले हैं। तो शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ वही होते हैं जिसमें ज्यादातर प्रोटीन जगत के हों, जैसे जस्ट लाइक दूध है। ठीक है, उसे ठंडे स्थान पे रखकर ही हम फ्रीज कर सकते हैं और बहुत से बहुत 1 से 2 दिन। ठीक है, पनीर है वो भी इसी तरह से है। मक्खन है, उसको थोड़ा सा हम टाइम पीरियड रख सकते हैं 15-20 दिन, उसको भी हमें पर रेफ्रिजरेट करना होता है, और जैसे उसमें जो है वो स्मेल आ जाती है तो हमें उसको कंज्यूम नहीं करना होता है। मांस है, उसको तो हम बहुत कम ही टाइम जो है रख सकते हैं। मछली है, डबल रोटी है। ठीक है, इन पे ब्रेड वगैरह पर एक आपने देखा होगा कि डेट लगी होती है कि यहाँ से लेकर यूज्ड बाय इतने तक हमें करना है। ठीक है, डबल रोटी है। फल सब्जियां हैं जिन्हें हम संभाल कर भी रखेंगे तो ज्यादा लॉन्ग पीरियड में हम नहीं रख सकते, वो एक अलग है कि जब हमें इनको बिल्कुल ड्राई करके तब हम इसको कंज्यूम करते हैं। जस्ट लाइक ड्राई डेट्स है, आपका अंजीर है, वो ड्राई फॉर्म आता है, वो अलग है। ठीक है, पका हुआ भोजन पदार्थ। ठीक है, शीघ्र ना नष्ट होने वाले जो हमारे दाल है, आटा है, और मसाले हैं, घी है, इनको थोड़ा हम लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं। तो उनके उपाय इन्होंने दे रखे हैं कि अनाजों को किस तरह से हमें कीड़ा लगने से बचाना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक नीम की पत्तियां हम रख सकते हैं। जो आपका सॉल्ट आता है जो डेली वाला होता है, देसी सॉल्ट जो प्यूरिफाई नहीं होता, वो हम डाल देते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन भी आती है, चावल को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, आटा भी, मसाले भी, घी, चाय, कॉफी, अचार। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 10-15 दिन में इसको धूप लगाते रहें। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो धूप है, अगर हम उसको 15 दिन में दिखाते रहे मसालों को, अचार को, तो वो हमारे लॉन्ग पीरियड तक चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए रखे हैं जो कि हमने पीछे पढ़ा है, उसको क्विक रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास ये प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, इनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
उसका हम भावी जो शिक्षक बनेंगे तो वो हमारी जो बुक्स लगी हैं उनका हमें पता होना चाहिए किस तरह का हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लघु है और देखिए कितनी टाइम रिपीटेड है। फूड पॉइजनिंग मैंने आपको आपको अभी बताया भी था कि फूड पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसके बाद मलेरिया वगैरह, डेंगू, फाइलेरिया के लक्षण वगैरह यहाँ पे पूछे गए हैं। टाइफाइड के बारे में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अति लघु पर, तो आप इनको भी देख लीजिए। और जो मल्टी टाइम रिपीटेड है, और ये देखिए फिर से भोजन विषाक्तता के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद में मलेरिया के बारे में भी पूछा गया है और निसंक्रमण के बारे में भी पूछा है। ये सब आपके मौजूद हैं, आप इनको जरूर देख लीजिए। और ये रहे हमारे एमसीक्यू। देखिए ATS अथवा टिटबैक इंजेक्शन किस रोग में लगाया जाता है? STS मल्टी टाइम रिपीटेड है, बिल्कुल बन सकता है कि हमारे भी एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से फ्रेम होते हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके बाद रेबीज वाला, ये तो एक रेबीज का है, एक आपका जो टीजीटी में है कि जो फर्नीचर पे चलता है अपहिस्ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी फ्रेम करे जाते हैं तो हमें उनको बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है, तो अच्छी करनी है हमें अपनी तैयारी। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी वो है यूनिट 3 टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मैं आपके साथ जो है छोटे छोटे सोच रही हूँ कि टॉपिक भी डिस्कस करती रहूं और सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे मोटिवेशन का वर्क करती है। तो अब आपको कंटिन्यू ही वीडियो मिलेगी और मेरे चैनल पर से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और इतना सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।